नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या क्या चुनाव टालने के लिए की गई थी? हादी के परिवार की गवाही ने कैसे यूनुस को बेनकाब कर दिया है? तथ्यों और सबूतों और बयानों के साथ आपको मैं बताऊंगा। और भारत के बाहुबली रॉकेट ने कैसे इतिहास रच दिया है और एशिया के कितने देश भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं, इस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी अपडेट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद फिर से साथ आ गए हैं। बीएमसी चुनाव दोनों ही पार्टियां मिलकर लड़ेंगी और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी। 26 जनवरी को रिजल्ट आएगा। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस पार्टी बनाई थी। यूपी में एसआईआर के दौरान अयोध्या से लेकर वाराणसी तक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अयोध्या में 15,000 साधु संतों के फॉर्म अधूरे माने जा रहे हैं क्योंकि एसआईआर फॉर्म में साधु संत गुरु का नाम लिख रहे हैं। माता पिता की जगह गुरु का नाम लिखने से वोट कटने का डर है और फॉर्म में भगवान का नाम लिखने से जानकारी अधूरी मानी जा रही है और इसी वजह से उनके नाम काटे जा रहे हैं। यूपी के 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों ने आज लखनऊ में बैठक की। बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई बैठक में बीजेपी और दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए और इस बैठक को सहभोज का नाम दिया गया। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सभी लोग मिलते रहते हैं, इसे ब्राह्मण और पिछड़ा के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हरिद्वार में कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पेशी के लिए लक्सर ले जाते समय विनय त्यागी पर बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जानलेवा हमले में विनय त्यागी को 2 गोलियां लगी है। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। यूपी के बरेली में लगातार दूसरे दिन तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बरेली में बवाल करने के आरोपी वाजिद बेग के मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया गया है। बिना नक्शा पास कराए इस बारात घर का निर्माण करवाया गया था, जिसे 8 अक्टूबर को सील कर दिया गया था। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। बलोच समुदाय के कुछ सदस्यों ने फिल्म के एक डायलॉग मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं, बलोच पर नहीं, इस पर आपत्ति जताई है। गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर फिल्म से विवादित डायलॉग हटाने की मांग की गई। हुमायूं कबीर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कारोबारी निशा चटर्जी का टिकट काट दिया है। निशा चटर्जी को बल्लीगंज विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर ने उतारा था। पार्टी लॉन्च के दिन मंच पर खड़े होकर उन्होंने निशा के नाम की औपचारिक घोषणा भी की थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही निशा का टिकट रद्द कर दिया गया। निशा का आरोप है कि हिंदू होने की वजह से उसका नाम काट दिया गया है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय महिला हिमांशी खुराना की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध अब्दुल गफूरी के खिलाफ वारंट जारी किया है। गफूरी भी टोरंटो का रहने वाला है। भारतीय दूतावास ने भी इस सनसनीखेज घटना पर दुख जताया है। टोरंटो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है। और चीन में लोग मोटापा कम करने के लिए पैसा देकर जेल जा रहे हैं। असल में कोई सरकारी जेल नहीं, बल्कि बेहद सख्त कायदे कानून वाला वेट लॉस कैंप है, जिसे फैट प्रिजन नाम दिया गया है। यहाँ एक बार अंदर जाने के बाद बाहरी दुनिया और फोन से संपर्क काट दिया जाता है। मजे की बात यह है कि लोग अपनी मर्जी से मोटी फीस देकर वजन कम करने के लिए यहाँ भर्ती होने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत फैल गई है। एक ही दिन में एक महिला डॉक्टर समेत 35 से ज्यादा लोग कुत्तों के हमले में घायल हुए हैं और घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार बढ़ती घटनाओं से लातूर के लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है। नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी और लापरवाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हापुड़ के पिलखुआ इलाके में एक ही मोटरसाइकिल पर 5 युवक सवार होकर तेज रफ्तार से जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब बाइक पर जगह कम पड़ी तो एक युवक बाइक के किनारे यानी कि फुटरेस्ट के पास लटक कर सफर करने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 31,000 रुपए का जुर्माना ठोका।
और मोदी सरकार ने नए साल पर दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 12,000 करोड़ की लागत से मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। करीब 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी और 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा। कट्टरपंथी छात्र नेता हादी की हत्या पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार घर में बुरी तरह गिर गई। हादी पर हुए हमले को लेकर बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते से जो बातें अंदर खाने चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई। हादी के भाई उस्मान ने सीधा सीधा ये दावा किया है कि हादी की हत्या किसी बाहरी ताकत ने नहीं की, बल्कि मोहम्मद यूनुस सरकार के इशारे पर की गई। उस्मान ने एक चौंकाने वाला दावा क्यों किया और आखिर कौन ये चौंकाने वाला सबूत, कौन सा ये सबूत है जो उसके हाथ लगा है और कैसे इससे बांग्लादेश में एंटी इंडिया, एंटी हिंदू साजिश को हवा देने में मोहम्मद यूनुस सरकार इंटरनेशनल लेवल पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर कट में आज उसकी चौंकाने वाली परतें खोलूंगा। तो हादी के भाई उस्मान ने यह दावा किया है कि हादी बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव चाहता था। यूनुस सरकार में बैठे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और हादी ने उनके फरमान को ना कह दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। यह सब बांग्लादेश में चुनाव टालने की असल में एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उस्मान ने दावा क्यों किया है और यह बात तो उसकी समझ में आ रही है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हथियार बनाने में हादी के मौत का इस्तेमाल कितनी बड़ी चालाकी से किया गया। हादी के हत्यारों को भारत भाग जाने का नफरती जो नैरेटिव फैलाया गया, यह सब देखकर समझ में आता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रही होगी। फिर दीपू दास की मॉब लिंचिंग की वारदात पर क्विक एक्शन लेने की जगह आंख बंद कर ली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाने वाले वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की अनदेखी की गई। उसे वायरल करने वालों को खुला छोड़ दिया गया। इंडियन हाई कमीशन पर कट्टरपंथी हमले को या उस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। हादी की मौत के बाद 6 दिनों तक जिस तरह मोहम्मद यूनुस सरकार ने भ्रम का माहौल बनाए रखा या इस तरह की बातों को, इस तरह के पोस्ट को वायरल किया जाता रहा, जिससे कि इसको लेकर के और भी कंफ्यूजन बना रहे, इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा था। सारे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखना, ये सब बातें अब यूनुस के खिलाफ जा रही। यूनुस सरकार मानकर चल रही थी कि हादी की हत्या को एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, इस तरह के नैरेटिव में उसको टर्न कर देना, ट्विस्ट कर देना, एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह खेल बिगड़ गया। तख्ता पलट के समर्थक हादी ने या तख्ता पलट के समर्थक छात्रों ने हादी हत्याकांड को लेकर यूनुस सरकार की कार्रवाइयों की जब चीरफाड़ शुरू की, तो बांग्लादेश की स्पेशल ब्रांच के चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि हादी के हत्यारों की जो लास्ट लोकेशन है, उन्हें अभी तक नहीं मालूम। हत्यारे भारत भागे हैं, इसके भी कोई सबूत नहीं। 29 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने कहा कि हादी पर हुए जानलेवा हमले की जल्द से जल्द पारदर्शी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार तत्वों की जवाबदेही जल्दी से जल्दी तय करे, उन पर कार्रवाई करे, लेकिन यूनुस सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। यूएन के बयान की भी अनदेखी कर दी गई। और तो और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में बवाल की एक तरीके से खुली छूट दे दी गई। अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथी जमातों के लगातार निशाने पर रहे। एनसीपी के छात्र नेताओं पर भी जानलेवा हमले हुए और इन्हीं बातों ने यूनुस सरकार की चालाकी की पोल खोल दी। बांग्लादेश में एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी उन छात्रों के ही एक धड़े ने बनाई है जो तख्ता पलट में शामिल थे और हादी की तरह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब ये सारी कड़ियां जब जोड़कर देखी जा रही है, तो हादी के परिवार और उसके समर्थकों को यह सारा खेल समझ में आ चुका है। और बल्कि यूं कहिए कि वहां पर जो छात्र नेता हैं या जिन लोगों ने एक आंदोलन के नाम पर वहां शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया, उनको यह सारा खेल समझ में आने लगा। हादी के भाई उस्मान के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। चटगांव जिले में 8 हिंदू परिवारों को उनके घरों पर रात में ताला लगा दिया गया और फिर पेट्रोल छींटकर
उस पर उनके घरों में आग लगा दी गई। तो उन हिंदू परिवारों के घरों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए हुए मिले जिसमें लिखा गया था कि दीपू दास की तरह जला देंगे, कोई बचाने भी नहीं आएगा। तस्लीमा नसरीन ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, शेयर किया और सनसनीखेज वारदात की जानकारी दुनिया तक पहुंच पाई। बांग्लादेश के सिलहट जिले के नया खेल इलाके में हिंदू परिवारों को जानलेवा हमले की जो तस्वीरें वहां से आ रही है, वहां भी हिंदू जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी जमातों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अचानक ऐसी वारदातों ने फिर से जोर पकड़ लिया है, तो इसके पीछे यूनुस सरकार का इशारा साफ साफ समझ में आ रहा है, जो हादी के भाई के आरोपों को दबाना चाहती है। और असल में अब जब उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पूरे मामले को एक कम्युनल ट्विस्ट, एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटी है। और इसके लिए कट्टरपंथी जमातों को बवाल की एक तरीके से खुली छूट दे दी गई है। उन्हें अपनी मर्जी से जैसे चाहें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की उनको खुली छूट दे दी गई। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा उसकी भी वजह समझिए। बांग्लादेश के मीडिया हाउसेस भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें कट्टरपंथी जमातों से धमकियां मिल रही है। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों को दिखाया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, इस तरह की धमकियां दी जा रही। और ताजा शिकायत ग्लोबल टीवी की तरफ से आई है। उन्हें धमकी दी गई है कि दीपू दास की मॉब लिंचिंग की खबर दिखाने वाली पत्रकार नाजनीन मुन्नी को नौकरी से बाहर निकालो, नहीं तो ग्लोबल टीवी को जला देंगे। नाजनीन ग्लोबल टीवी की न्यूज हेड हैं और उन्होंने एक खबर दिखाई थी, उसके बाद से उनको एक धमकी दी जा रही। सवाल तो यह है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर अमेरिका, कनाडा, नेपाल, इजराइल समेत बहुत सारे देश संज्ञान ले चुके हैं, उनकी संसद में भी यह मुद्दा उठ चुका है, यूनुस सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग उठती रही है, फिर क्यों ऐसी दहलाने वाली तस्वीरें बांग्लादेश से लगातार आ रही है? अभी भी बिना यूनुस सरकार की शह, बिना उनकी सरपरस्ती के क्या ये सब कुछ हो रहा है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें एक सिलसिला दिखाई देगा। ये सिर्फ ग्लोबल टीवी नहीं, बल्कि पिछले दिनों जो बांग्लादेश के 3 बड़े न्यूज चैनल और अखबार थे, उनके दफ्तरों को, उनके पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया था। और उसके पीछे बिल्कुल यही साजिश दिखती है, उसके पीछे भी यही मकसद दिखता है कि जो लोग वहां अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले को जो भी पत्रकार या जो भी अखबार या टीवी कवर करेगा, उसे सबक सिखाना है। और इस सब की कड़ियां इस तरीके से जुड़ रही है कि माहौल इतना खराब कर दिया जाए बांग्लादेश में कि फिलहाल चुनाव की बात कोई करे ही नहीं और यूनुस सत्ता में बने रहे। और यह सब कैसे हो रहा है, इसे कौन अंजाम दे रहा है? अब धीरे धीरे इसकी भी पोल खुलने लगी, बांग्लादेश से ही खुल रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने कैसे जमाते इस्लामी को ऐसी वारदातों के लिए खुली छूट दे रखी है और कैसे प्लानिंग के तहत पूरी बिसात बिछाई गई, उसका भांडाफोड़ अब बांग्लादेश की एक्ट्रेस रुकैया प्राची ने किया है। तो रुकैया प्राची ने बताया कि यूनुस सरकार ने कैसे सत्ता में आते ही दर्जन भर इस्लामिक आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया था, जो हत्या और आतंकी वारदातों में सजा याफ्ता थे। बांग्लादेश में यही आतंकी कट्टरपंथियों की भीड़ जो है वो आज काम पे है और यही पूरे बांग्लादेश में लोगों को उकसा रही है। लोगों को, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर हमले करने के लिए उनको भीड़ इकट्ठा कर रही है। और यूनुस सरकार का विरोध करने वाले लोगों पर यही लोग हमले भी कर रहे हैं। उन इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकियों के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं किया जा रहा। रुकैया के मुताबिक इनकलाब मंच के हादी और एनसीपी के मोतलेब सिकदर को जो गोली मारने की वारदात हुई, उसको भी इन्हीं तत्वों ने अंजाम दिया है। तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह सब कुछ बांग्लादेश के चुनाव से छात्र नेताओं को दूर रखने की एक सोची समझी साजिश है और पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को बैकडोर से सत्ता में एंट्री कराने का प्लान है, ताकि बांग्लादेश की कमान पाकिस्तान के हाथ में फिर से थमाई जा सके। यूनुस सरकार के इस शातिर प्लान की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस में भी यह मामला उठ चुका है। कई अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ट्रंप सरकार से अंदेशा जताया है और इसी के बाद बांग्लादेश से सवाल किया गया कि आवामी लीग समेत 18 पार्टियों को चुनाव से आखिर क्यों बैन किया गया, और अगर इन पार्टियों को बैन कर दिया गया है
तो यूनुस की सरकार बांग्लादेश की सत्ता पर किसका कब्जा करवाना चाहती है, किसे वहां बिठाना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि वहां की सबसे बड़ी जो पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी, उसे बैन कर दिया गया। जो दूसरी बड़ी पार्टी है बीएनपी, उसको बैन कर दिया गया। और जब इन छात्र नेताओं को पर भी जो हमले हो रहे हैं, वो भी उनको चुनाव में भाग लेने से रोकने की साजिश के तहत अगर किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि यूनुस आखिर बांग्लादेश की सत्ता पर किसको काबिज कराना चाहते हैं, किसको बिठाना चाहते हैं? अमेरिका में यह सवाल उठने के बाद यूनुस सरकार की अब जो एक तरीके से उनका जो रवैया है या उनका जो स्टैंड है, अब वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद यूनुस के एक करीबी की तरफ से कहा गया कि अवामी लीग चाहे तो चुनाव लड़ सकती है। अब आप सोचिए कि जब अमेरिका की तरफ से फटकार पड़ी, तब जाकर ये कहा जा रहा है कि अवामी लीग चाहे तो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह की परिस्थितियां बनाए जाने की जरूरत है, जिस तरीके की सुरक्षा की स्थिति होनी चाहिए, क्या वो बांग्लादेश में है? क्या शेख हसीना चाहकर भी बांग्लादेश लौट सकती हैं? और अगर बांग्लादेश नहीं लौट सकती हैं, तो उनकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? तो असल में यूनुस कहने को जरूर कह रहे हैं कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यूनुस अच्छी तरह से जानते हैं कि बांग्लादेश में जो माहौल है, उसमें शेख हसीना की सरकार की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। और जिस तरीके से कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी गई है, असल में शेख हसीना के पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उन सब के लिए घर से बाहर निकलना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई। यूनुस सरकार में बैठे लोगों की बोली क्यों बदल रही है, यह भी जरा समझिए। उन्हें डर सता रहा है कि हादी की हत्या की साजिश की जांच अगर कहीं इंटरनेशनल जांच तक पहुंच गई, तो कहीं उनके गले में भी फांस न पड़ जाए। हादी के अलावा दीपू दास की बेरहमी से जो मॉब लिंचिंग का मामला है, वो ट्रंप सरकार के सामने पहले ही पहुंच चुका है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसद थॉमस सुजोई ने मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कि अमेरिका के होम सेक्रेटरी यानी कि जो गृह मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखी है। और ट्रंप के बाद जो सरकार में दूसरे कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनको इसी संदर्भ में चिट्ठी लिखी गई है कि बांग्लादेश में जो सरकार है और जो यूनुस सरकार है, वो किस तरीके से वहां पर गड़बड़ी कर रही है और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको बैन करके एक जिहादी संगठन को वहां की सत्ता पर काबिज करवाना चाहते। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की मुश्किल यह है कि हादी और दीपू दास की हत्या के बाद चुप बैठी सिविल सोसाइटी भी अब सड़क पर निकलने लगी। ढाका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर यूनुस सरकार के खिलाफ अब नारे लगने लगे। कट्टरपंथियों को शह देने का आरोप लग रहा है उन पर। बांग्लादेश के चटगांव की ट्राइबल आबादी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है। उनके नेता हाथों में तख्तियां लेकर अपने इलाकों को भारत में विलय करने की मांग कर रहे हैं। देखिए जरा इसको। यानी हाल यह है कि भारत से पूर्वोत्तर के राज्यों को काटने की कट्टरपंथी धमकियां अब यूनुस सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यूनुस सरकार की शह पर जो लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे थे, उनके सामने बांग्लादेश के बंटने का एक बड़ा खतरा उठ खड़ा हुआ है। चटगांव की ये तस्वीरें उनके होश उड़ा रही हैं। भारत से लगे बांग्लादेश के कई इलाकों में अल्पसंख्यक हिंदू पहले भी इस तरह के प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन दीपू दास की हत्या के बाद उनके समर्थन में अब भारत से कैसे खुलकर आवाज उठने लगी है, हम अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये जो 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असल में जो देश भर में दीपू दास की हत्या के बाद, मॉब लिंचिंग के बाद जो भारत के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें। और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे कई इलाकों में इसी तरीके से लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके भीतर बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के पेट्रापोल बॉर्डर पर लगातार इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि बीएसएफ वहां अलर्ट है, क्योंकि इसी रास्ते बांग्लादेश को पेट्रोलियम, कपास, दवाइयां, ऐसी तमाम चीजें भारत से सप्लाई की जाती है, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। जिंदा जला दिया जो यूनुस का, जो मौलवादी गवर्नमेंट का जो चीफ यूनुस, मोहम्मद यूनुस, उसको क्या बोलो, उसको ऐसा सबक सिखाना टाइम आ गया। पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा दिया, बांग्लादेश को सबक सिखाने का टाइम आ गया। ध्यान से सुन लीजिए। और जो बांग्लादेश का जो हिंदू लोग है, उनका
पास इंडियन हिंदू है, पूरा विश्व का सनातनी हिंदू लोग है। बांग्लादेश में जो हो रहा है यूनुस सरकार उसके खिलाफ कहेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उधर जितना संख्यालघु हिंदू है सबको जला जा रहा है। हम लोग यही करेंगे जबकि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही कोई कठपुतला का। तो भारत में जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है, जिस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है, सड़कों पर जितनी बड़ी संख्या में लोग उतरकर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ही उन सरकार को असल में समझ में आने लगा है। उन्हें पता है कि अगर मोदी सरकार ने अपने लोगों के दबाव में अगर बांग्लादेश से व्यापार कम करने या उसको बंद करने का फैसला ले लिया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिल जाएंगी। कुल मिलाकर भारत समेत इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह का प्रेशर बनने लगा है, यूनुस सरकार उसके सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस की बोली बदल रही है और उसका ताजा बयान यह है कि बांग्लादेश भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है। भारत से 50,000 टन चावल खरीदने की इच्छा मोहम्मद यूनुस सरकार ने जताई है। यह व्यापारिक डिमांड नहीं है, एक तरह से इशारा है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले रोकने के लिए तैयार है और वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता। वैसे सवाल यह भी है कि कहीं ये यूनुस सरकार की कोई नई चाल तो नहीं है। इस बहाने वो इंटरनेशनल दबाव को मैनेज करने की या भारत के गुस्से को कम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। दिलचस्प यह भी है कि हिंदुओं पर हमले को लेकर एक तरफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है और इसी बहाने इधर भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां भी निशाने पर आ रही है। यूपी विधानसभा में आज सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा इस अंदाज में उठाया कि गाजा पर आंसू बहाने वालों को मिर्ची लग गई। तो योगी ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबकी लानत मनामत कर दी। गिना दिया कि अगर आज बांग्लादेश और पाकिस्तान बना है और वहां हिंदुओं की दुर्गति हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती। और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि योगी ने कहा कि इस पर भी तुष्टीकरण का खेल हो रहा है, तो यह बात बिल्कुल गैर वाजिब नहीं है। आप गौर करिए कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो राशिद अल्वी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों, वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भारत पर है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से मुसलमानों को सताया जा रहा है ये उसका नतीजा है, ये उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है, हिंदुओं पर जो को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि असल में जो कुछ वहां हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पे है। तो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति भी चल रही है बांग्लादेश को लेकर। इसीलिए योगी को यह कहना पड़ रहा है कि जो लोग भी गाजा पर आंसू बहाते हैं वो बांग्लादेश पर चुप रह जाते हैं और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देश के वैज्ञानिकों ने कैसे अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है और कैसे ब्रह्मोस की ताकत का अब दुनिया भी लोहा मानने लगी। तो साल 2025 के दिन अब गिनती के रह गए हैं, लेकिन गुजरता साल अंतरिक्ष से लेकर डिफेंस तक के मोर्चे पर बहुत बड़ी कामयाबियों के साथ खत्म हो रहा है। एक तरफ अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारत का वो हथियार जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेकड़ी गुम कर दी थी अब और ज्यादा ताकतवर और घातक हो गया है। और तीसरी अच्छी खबर यह है कि चीन से परेशान उसके पड़ोसी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब भारत से उसका अचूक ब्रह्मास्त्र मांग रहे हैं। सब पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात भारत के बाहुबली की। भारत के बाहुबली रॉकेट LVM-3 ने आज इतिहास रच दिया। भारत के इस बाहुबली रॉकेट ने अमेरिका के सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रॉकेट ने सुबह 8:55 पर श्रीहरिकोटा से के लॉन्च पैड से उड़ान भरी और करीब 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को धरती से करीब 520 किलोमीटर ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। और इसके साथ ही इसरो ने 2 कीर्तिमान एक साथ रख दिए। पहला तो ये
कि लियो ऑर्बिट में स्थापित किया गया यह अब तक का सबसे हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और दूसरा कीर्तिमान ये कि 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। तो इस कामयाबी से इसरो तो गदगद है ही, प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने इसे देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर बताया है। और ऐसा क्यों है, इसको भी जरा समझिए, क्यों इसको मील का पत्थर कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो असल में अमेरिकी जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है उसको लॉन्च करके भारत ने सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार में बहुत जबरदस्त धमक पैदा कर दी। लोअर अर्थ ऑर्बिट में अब तक के सबसे वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने साबित कर दिया है कि उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में वो अब एक भरोसेमंद और मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका है। बाहुबली रॉकेट LVM-3 की यह लगातार 9वीं सफल उड़ान थी और इससे पहले इसरो का सबसे भरोसेमंद जो रॉकेट था वो PSLV था, जिसको इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता था। लेकिन वो कम वजन वाले उपग्रह को ही अंतरिक्ष में पहुंचा सकता था। लेकिन हेवी लिफ्टिंग के मामले में LVM-3 ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो भारत का एक बहुत ही सफल रॉकेट है जिस पर कि दुनिया यकीन कर सकती है। और एक के बाद एक लगातार जो सफल उड़ान हो रही है उससे भारत की जो वजनी सैटेलाइट लॉन्चिंग करने का जो बड़ा बाजार है दुनिया में, उसमें भी भारत की बहुत मजबूत मौजूदगी इससे दर्ज हो गई है। और इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर नारायणन ने आज इस सफल लॉन्च के बाद बहुत ही गर्व से बात बताई कि ब्लूबर्ड की लॉन्चिंग के साथ भारत अब तक 34 देशों के 434 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। और कामयाबियों का सिलसिला यही नहीं रुकता है। अब जरा एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तो हमने आपको दिखाया कि अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत ने कैसे कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। और अब इस तस्वीर को देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमारे वैज्ञानिकों को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली डिफेंस के मोर्चे पर। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश NG का कामयाब परीक्षण कर लिया गया है। और परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद टारगेट को बहुत ही सटीक तरीके से भेदा और उसे तबाह कर दिया। और ये तो आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल कैसे गेम चेंजर साबित हुआ था। पाकिस्तान में आतंक के कई अड्डों को तबाह करने के अलावा जो पाकिस्तान की तरफ से जा रही थी मिसाइलें, उनको हवा में ही मार गिराने में आकाश ने जिस तरह की दक्षता दिखाई वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। और उसकी दहशत पाकिस्तान में अभी तक बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान का खौफ और कैसे बढ़ने वाला है, वो उसका सिलसिला अभी थमा नहीं है। तो ये आपको दिखाते हैं कि अब आकाश NG मिसाइल जो है, देखिए ये पहले 30 से 40 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती थी, अब वो 70-80 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। और जो टारगेट हाइट है वो 30 मीटर से लेके 20 किलोमीटर, यानी कि हवा में 30 मीटर बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। यानी कि अगर इतने नीचे अगर कोई बड़ा ड्रोन या कोई ऐसी चीज उड़ रही है दुश्मन का, तो उसको भी तबाह कर सकता है। और अगर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई फाइटर प्लेन है या कोई मिसाइल आ रही है इनकमिंग, तो उसको भी मार गिराने में ये जो नेक्स्ट जनरेशन आकाश है ये मिसाइल सक्षम है। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात इसकी जो क्षमता में जो बहुत बड़ा इजाफा है वो ये है कि ये एक साथ 10-10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग की भी क्षमता है और उसको नष्ट करने की भी क्षमता है। ये इस आकाश NG जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, इसको बहुत ही उम्दा और बहुत ही खास मिसाइल बनाती है। इसकी स्पीड जो है वो 2.5 मैक के आसपास है, यानी कि ये जो ध्वनि की रफ्तार होती है उससे दो नहीं बल्कि 2.5 गुना रफ्तार से ये जाता है और अपने दुश्मन को तबाह कर देता है। सबसे अच्छी बात इसमें जो हमने आपको बताई कि ये एक साथ कई जो दुश्मन के टारगेट हैं उसको ट्रैक करके और उनको तबाह करने में सक्षम है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन NG है, जो नेक्स्ट जनरेशन आकाश है, वो अपने आप में
भारत की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ा इजाफा है। एक बात और जान लीजिए कि आकाश एनजी एक डिफेंसिव सिस्टम है, मतलब ये कि जो दुश्मन के विमान, मिसाइल या ड्रोन का पता लगाकर हवा में ही उसको मार गिराता है। और एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है उसका हिस्सा है। और दुश्मन पर हमला करने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा ताकतवर मिसाइल पहले से मौजूद हैं। आकाश आपको लग सकता है कि ये तो 70-80 किलोमीटर ही इसकी रेंज है, लेकिन ये 70-80 किलोमीटर रेंज बहुत बड़ी है, क्योंकि ये डिफेंस के लिए है, ये अटैक करने के लिए नहीं है। अगर दुश्मन का कोई मिसाइल, अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट, दुश्मन का कोई फाइटर जेट या कोई ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है तो उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको मार गिराने के लिए आकाश और आकाश एनजी जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया वो है आपके पास। और आकाश ने जितना कमाल किया था ये तो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तो और भी कमाल की, तो ये उसके लिए है। और हमला करने के लिए जो है जरा उसकी भी कहानी आपको बताते हैं। और हमला करने के लिए आपके पास ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन बन चुका है, ब्रह्मोस एनजी, और हमने पिछले दिनों उसको लेकर भी आपको खबर बताई थी। और पाकिस्तान में कैसे ब्रह्मोस का खौफ पसरा हुआ है और आज भी चीन को सपने आ रहे होंगे ब्रह्मोस के, कैसे, जरा इसको भी समझिए। तो आपको मैं शिवानी की मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो आपको बताएंगी कि कैसे ब्रह्मोस को लेकर के पाकिस्तान से लेकर चीन तक सभी जगह खौफ का माहौल है। भारत वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ करीब $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऑपरेशनल तौर पर अपने आप को पूरी तरह से साबित कर चुकी ब्रह्मोस की सफलता और सटीकता ने इस पूरे डील को सबसे ज्यादा रफ्तार दी है। रूस ने मौखिक सहमति दे दी है और अब औपचारिक सहमति का इंतजार है। इस डील के संपूर्ण होने के बाद दक्षिण चीन सागर के अंदर भारत की रणनीतिक तौर पर मजबूती और रणनीति और तेजी पकड़ेगी। तो जैसा कि शिवानी ने बताया कि जो भारत का ब्रह्मोस है, अब उसकी डिमांड दुनिया के वो देश कर रहे हैं जो चीन के सताए हुए हैं, जो चीन से परेशान हैं, उसकी दादागिरी, उसकी जो विस्तारवादी नीति है उससे उसके शिकार हैं। वो सारे देश अब भारत के पास आ रहे हैं कि उन्हें ब्रह्मोस चाहिए। और इसमें इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ये वो देश हैं जो कि भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। और इन देशों के साथ भारत 4000 करोड़ से ज्यादा की एक डिफेंस डील करने जा रहा है। और ये डील अपने अंतिम दौर में है, या यूं कहिए कि डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि ये जो चीन का जो पड़ोसी देश है, या साउथ चाइना सी में वो सारे देश जहां पर कि चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहता है, वो अपनी हेकड़ी दिखाता रहता है, वो एक तरीके से वहां पर अब उसे ब्रह्मोस का सामना करना पड़ सकता है। और इसके पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले भी फिलीपींस जैसे देश जो कि साउथ चाइना सी में ही चीन की दादागिरी से परेशान रहते हैं, वो भारत से ब्रह्मोस खरीद चुके हैं। $350 मिलियन की डील फिलीपींस के साथ हो चुकी है, जिसके तहत भारत उसको ब्रह्मोस की सप्लाई कर रहा है। और अब ब्रह्मोस की सप्लाई, या यूं कहे कि ब्रह्मोस को अपने यहां तैनात करने के लिए इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी सामने आ गए हैं, जो कि भारत से $450 मिलियन यानी कि करीब 4000 करोड़ रुपए की डील के तहत भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। और जैसा कि शिवानी ने बताया आपको कि इसके लिए रसिया से जो है वो औपचारिक सहमति का सिर्फ इंतजार है, क्योंकि ब्रह्मोस जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडिया और रसिया का एक साझा उपक्रम है जिसके तहत इस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। इसलिए रसिया से एक मौखिक सहमति तो मिल गई है, लेकिन औपचारिक सहमति जैसे ही मिल जाएगी, यानी कि इन देशों के साथ जो डील हो रही है ब्रह्मोस की, उस पर पक्की मुहर लग जाएगी। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।